बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा कोड है E3L3 और टॉपिक है आर्टिकल्स। इंग्लिश MD कैट के हवाले से ये हमारा तीसरा लेक्चर है आर्टिकल के ऊपर, और ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं और ज़रा सी मिस्टेक से जो है, ज़रा सी इनकी मिसप्लेसमेंट से एरर जो है वो अक्रंस होती है। तो हम इनको वन आफ्टर अनदर जो है रूल्स को हमने डिस्कस किया है। चंद एक रूल्स और डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए रूल नंबर 1 में आ जाएं। रूल नंबर 1 में डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल की बात होगी आज ख़ास तौर पर, और जनरली डेफिनेट आर्टिकल भी अगर कहीं बीच में आता है तो उसको भी डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 1 ए और एन, कहाँ हम इनको यूज़ करेंगे, कौन से नाउन्स के साथ यूज़ करेंगे। डेफिनेटली हमारा एरिया ऑफ कंसर्न जो है वो साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड जहाँ पे भी अक्रंस होगी वहीं पर उसके साथ हम ए इंडेफिनिट आर्टिकल प्लेस करेंगे, और जहाँ वॉवल साउंड्स होंगी उनके साथ हम एन यूज़ करेंगे। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इनको हम बार बार प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो ज़रा टेक्सचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोई रेफरेंस लेते हैं जो हमारी इंटर की टेक्स्ट बुक्स हैं, उसमें कहाँ ये रूल अप्लाई हुआ है, उनमें से एक जगह पर हम ज़रा देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है प्लीज़ टेक अ डिसीजन। यहाँ पर हम वर्ड डिसीजन को अंडरलाइन कर रहे हैं और इंडेफिनिट आर्टिकल को इनसर्कल कर रहे हैं, और इसको ओके भी कह रहे हैं कि ये करेक्ट है एक्सप्रेशन। प्लीज़ टेक अ डिसीजन विदाउट एनी डिले। और इसके साथ में एक और स्टेटमेंट मैंने लिखी है, प्लीज़ टेक एन डिसीजन। यहाँ पर हमारे पास जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। डिसीजन में मैं यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड CS कॉन्सोनेंट साउंड मैंने मेंशन किया है। डिसीजन में कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट्स व्हाई वी हैव पुट इंडेफिनिट आर्टिकल ए बिफोर इट। और यहाँ पर डिसीजन से पहले हमने वॉल को जो है यानी एन को जो है वो एलिमिनेट कर दिया है। मैं क्रॉस कर रहा हूँ इसको बिकॉज दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, बिकॉज द वर्ड डिसीजन प्रोड्यूसेस अस अ साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट नॉट अ वॉवल साउंड। ओके, इससे आगे बढ़ते हैं। UHS में जो है एक MCQ गुज़श्ता सालों में आया है, उसको भी ज़रा साथ में डिस्कस कर लेते हैं। एक ये भी मेथड है MCQs को डिस्कस करने का, क्योंकि इसी पैटर्न पर MCQs आएंगे मोस्टली। तो यहाँ पे देखते हैं अल्फा ऑप्शन में प्राइड वॉज एन इंट्रिंसिक कंपोनेंट ऑफ हिज पर्सनल मेकअप। ये हमारा एक स्टेटमेंट है, एक ऑप्शन है अल्फा, और इसमें देखते हैं कि कहीं पर कोई एरर तो नहीं है। ज़रा प्राइड वॉज एन इंट्रिंसिक कंपोनेंट, एन जो है वो इंट्रिंसिक के साथ प्लेस किया गया है क्योंकि यहाँ पर वॉवल साउंड है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ वॉवल साउंड, और एन जो है वो इसके साथ प्लेस किया गया है। डिसाइड करते हैं लेटर ऑन कि एन यहाँ आना चाहिए इंट्रिंसिक के साथ कि नहीं आना चाहिए। बीटा में देखते हैं प्राइड वॉज आ इंट्रिंसिक कंपोनेंट ऑफ हिज पर्सनल मेकअप। स्टेटमेंट पूरी पढ़ा करें हमेशा, ताकि जो है वो ऐसा ना हो कि हम बिगिनिंग में जो है कोई फैसला कर लें और बाद में हमें उस पर पछतावा हो। तो पूरी स्टेटमेंट हमेशा हर MCQ की पढ़ा करें। तो यहाँ इंट्रिंसिक के साथ जो है वो वर्ड जो लेटर है वो इंडेफिनिट आर्टिकल ए यूज़ किया गया है। इसको भी ज़रा देखिएगा। फिर देखते हैं प्राइड वर एन इंट्रिंसिक कंपोनेंट ऑफ हिज पर्सनल मेकअप। तो यहाँ प्राइड चूंकि सिंगुलर एंटिटी है, इसके साथ वर यूज़ किया गया, ये एक मिस्टेक आ गई। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि इंडेफिनिट आर्टिकल या डेफिनिट आर्टिकल जो है वो कहाँ इस्तेमाल होगा, कहाँ प्लेस करेंगे। इंट्रिंसिक के साथ एन यूज़ हुआ है, बिल्कुल ठीक यूज़ हुआ है, लेकिन वर जो है यहाँ पर आ नहीं सकता, इसलिए इस चार्ली ऑप्शन में यहाँ पर एरर है जो हम पॉइंट आउट कर चुके हैं। इसके बाद देखते हैं डेल्टा ऑप्शन के अंदर। डेल्टा में लिखा है प्राइड एन इंट्रिंसिक कंपोनेंट ऑफ हिज पर्सनल मेकअप। वेरी नाइस। इंट्रिंसिक के साथ एन ही आना था और वो आ गया, लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मिसिंग है। वो क्या? कोई ना कोई वर्ब जो है वो इस सेंटेंस के अंदर आना चाहिए था, वो नहीं आया। लिहाजा प्राइड के बाद या वॉज आए या इज़ आए, कुछ भी आए, तब जाके ये एक्सप्रेशन जो है ठीक होगा, अदरवाइज ये एक्सप्रेशन भी रॉन्ग है। मैं इसको भी क्रॉस कर रहा हूँ, चार्ली को भी क्रॉस कर दिया है वर्क की वजह से, और बीटा को भी क्रॉस कर दिया है ए की वजह से, यानी रॉन्ग इंडेफिनिट आर्टिकल
प्लेस किया गया इंट्रिंसिक से पहले, जो कि वोवल साउंड प्रोड्यूसिंग वर्ड है, और अल्फा ऑप्शन जो है वो इसलिए परफेक्टली ओके है कि इंट्रिंसिक वॉल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए उससे पहले हमने एन प्लेस करना था। तो ये एक एमसीक्यू हमारा जो है वो डील हो गया। अब रूल नंबर 2 में चलते हैं डियर स्टूडेंट। रूल नंबर 2 क्या है? ए विद प्रोनाउंस्ड एच एंड एन विद साइलेंट एच। यानी पॉइंट ये है कि हम ए इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करेंगे उस वक्त ऐसे वर्ड या ऐसे नाउन के साथ जिसमें एच जो है वो प्रोनाउंस किया जाता है, और जहां पर एच साइलेंट होता है वहां पर हम ए नहीं बल्कि एन प्लेस करेंगे। और इसकी एग्जांपल हम जो है वो कुछ यूं लेते हैं। एग्जांपल में ज़रा देखिएगा बॉटम में बोर्ड के, अ ह्यूज हाउस। अब यहाँ पर मैंने जो वर्ड ह्यूज लिखा है इसमें एच को मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि एच इज बीइंग प्रोनाउंस्ड बाय मी। ह्यूज वर्ड में एच प्रोनाउंस हो रहा है, इसलिए इंडेफिनिट आर्टिकल ए इसके साथ प्लेस किया जाएगा और ये बिल्कुल ठीक है। और सेकंड एग्जांपल में देखिएगा, एन आवर्स डिले। आवर्स डिले में हम एच को साइलेंट रख रहे हैं और ओ को प्रोनाउंस कर रहे हैं, आवर्स डिले, एन आवर्स डिले, ना के हावर्स डिले। एच प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा बल्कि साइलेंट है। जैसे ऑनरेबल, माय ऑनरेबल गेस्ट, ऑनरेबल में ओ को प्रोनाउंस कर रहे हैं, एच को साइलेंट रख रहे हैं, तो एन ऑनरेबल गेस्ट होगा। आई वेलकम माई ऑनरेबल गेस्ट भी हो सकता है, और एन ऑनरेबल गेस्ट इज बीइंग वार्मली वेलकम बाय ऑल द डिग्निटरीज ऑलरेडी देयर। तो हम ये याद रखेंगे कि जब एच को प्रोनाउंस किया जाएगा तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल ए आएगा, और वो सिंगुलर हो लाजमी, और अगर साइलेंट होगा एच तो फिर एन आएगा। यहाँ से हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 3 में आते हैं। रूल नंबर 3 जो है वो हमारे पास क्या है? ए विद अननोन पर्सन नेम। इसका मतलब है कि हम अगर किसी शख्स को जो हमारे लिए अननोन है, नहीं जानते पहले से, उसके साथ फेमिलियरिटी नहीं है, तो हम उसको सिंगुलर होने की वजह से इंडेफिनिट आर्टिकल ए उसके साथ नाम के साथ प्लेस करेंगे। प्रोनाउंस करते वक्त या लिखते वक्त हम ए आर्टिकल उसके साथ लगाएंगे। एग्जाम्पल में जरा देखिएगा, वी सेंट द पैकेज टू आ मिस्टर हार्डी, टू आ मिस्टर हार्डी। मैंने मिस्टर हार्डी के नाम से पहले ए लगाया है इंडेफिनिट आर्टिकल बिकॉज मिस्टर हार्डी वॉज अननोन टू अस, दैट्स वाई हमने, क्योंकि हार्डी नेम के बहुत से लोग हो सकते हैं दुनिया में, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक नाम के एक से ज़्यादा लोग होते हैं। जैसे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में अहमद नाम के एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, असलम नाम के एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, आयशा नामी एक से ज़्यादा जो है फीमेल हो सकती हैं। तो जब हमें किसी के बारे में सर्टेनिटी और श्योरिटी के साथ हम बात ना करें या वो हमारे लिए अननोन पर्सन हो, तो हम उस सिंगुलर अननोन पर्सन के साथ ए इंडेफिनिट आर्टिकल प्लेस करते हैं। यहाँ पर वही जो है वो रूल अप्लाई किया गया है, वी सेंट द पैकेज टू आ मिस्टर हार्डी। ओके, अब रूल नंबर 4 में चलते हैं। रूल नंबर 4 है अ लिटल और अ फ्यू। हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए लिटल के साथ और फ्यू के साथ उस वक्त प्लेस करते हैं जब इससे मुराद कुछ ना कुछ हो। मुराद कुछ ना कुछ हो से मुराद ये है कि लिटल अकेला, मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, अकेला वर्ड लिटल या फ्यू, इन दोनों का मतलब क्या होगा? नथिंग। इन दोनों का मीनिंग क्या होगा? नथिंग। लिटल मीन्स नथिंग, फ्यू मीन्स नथिंग। जैसे आई हैव लिटल मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आई हैव फ्यू बिल्स, बिल्स मीन अमेरिकन करेंसी को बिल्स बोलते हैं, करेंसी नोट्स को बिल बोलते हैं। हमारे यहाँ बिल जो है आपको पता है जब आता है तो उसे देखकर जो है दिल पे हाथ पड़ता है, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, यूटिलिटी बिल्स। तो अमेरिकन जो हैं वो बिल से मुराद करेंसी नोट्स लेते हैं। तो आई हैव फ्यू बिल्स, इसका मतलब है आई हैव नो करेंसी नोट्स। तो लिटल और फ्यू का मतलब नथिंग के मीनिंग में आता है। लेकिन अगर इनसे पहले ए लगा दिया जाए, आ लिटल या आ फ्यू, तो इसका मतलब है समथिंग, कुछ ना कुछ है। ठीक है, और अब हम यहाँ वापस आते हैं रूल नंबर 4 में, जहाँ लिटल के साथ ए लगाया गया या फ्यू के साथ ए प्लेस किया गया। और एग्जाम्पल में ज़रा देखते हैं, मिस्टर चिप्स
में जाकर मिस्टर चिप्स एक नॉवल आपका जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा, ही एक्सचेंज्ड अ फ्यू वर्ड्स विद द स्टूडेंट्स, अ फ्यू वर्ड्स, ही एक्सचेंज्ड अ फ्यू, ए को मैंने अंडरलाइन किया, अ फ्यू वर्ड्स, इसका मतलब होगा कि मिस्टर चिप्स ने अपने स्टूडेंट्स के साथ थोड़ी बहुत बातचीत की, उनके पास से जब गुजरा तो थोड़ी बहुत उनसे सलाम दुआ हुई, बातचीत हुई, ये इससे मुराद है। और अगर हम यहाँ से ए को एलिमिनेट कर दें, ख़त्म कर दें, तो क्या होगा, ही एक्सचेंज्ड फ्यू वर्ड्स, इसका मतलब है कि उसने कोई अल्फाज एक्सचेंज नहीं किए, कोई सलाम दुआ नहीं की, कोई बातचीत नहीं की। एक्सचेंज का मतलब भी आ रहा है और जो है आगे वर्ड्स भी आ रहे हैं और फ्यू भी आ रहा है, तो ये वैसे ही ओपोजिट एक दूसरे के लग रहा है, इसलिए आ फ्यू आना लाजमी है। इससे आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 में। रूल नंबर 5 डियर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जो है वो सिंपल है, ज़रा देखिएगा। डेफिनेट आर्टिकल दा जो है वो हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो है उस वक्त लगाते हैं जब हम किसी शख्स की कैपेबिलिटी और उसकी जो है एबिलिटी को भी जानते हों या शो करना चाहते हों। तो किसी शख्स का किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पे बहुत कमांड है तो हम आर्टिकल के साथ जो है हम डेफिनेट आर्टिकल उस म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के साथ डेफिनेट आर्टिकल भी प्लेस करते हैं। तो ज़रा देखिएगा इस सेंटेंस के अंदर जो है, जो कि आपको मालूम है डार्क ज़िवर एंड गोल्डन आइड चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर में से इंग्लिश के पोर्शन में से लिया गया। वहाँ एक लाइन थी, टेक्सचुअल लाइन थी, द सन्स वर प्लेइंग सॉन्ग्स ऑन द फ्लूट्स। बच्चे जो हैं, जब जो मरीख वाला चैप्टर है जहाँ पर वो मिस्टर हैरी बिटरिंग जो है वो मरीख पर जाते हैं, तो उस हवाले से ये चैप्टर था, आपको याद है। तो उसमें एक स्टेटमेंट, द सन्स वर प्लेइंग सॉन्ग्स ऑन द फ्लूट्स। हमने फ्लूट्स जो है वो एक आपको मालूम है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, और इससे पहले हमने आर्टिकल डेफिनेट लगा दिया है, डेफिनेट आर्टिकल द इससे पहले प्लेस किया गया है। द पियानो होगा, द फ्लूट्स होगा, ओके। अब चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। रूल नंबर 6 में जो है लिखा है मैंने द आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द विद डायरेक्शंस, यानी नॉर्थ वेस्ट ईस्ट एटसेट्रा। डेफिनेट आर्टिकल जो है वो द उस वक्त यूज़ होता है डायरेक्शंस के साथ जब हम, यहाँ पर ज़रा गौर करें, जब हम जो है वो वर्ब के फ़ौरन बाद अगर ले आएँ जो है क्या कहते हैं डायरेक्शन नेम या डायरेक्शन का वर्ड, तो फिर हम अवॉइड करते हैं डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करने से। और अगर ये इसके साथ प्रेपोजिशन आ रही हो, इससे पहले प्रेपोजिशन आ रही हो, तो फिर प्रेपोजिशन के फ़ौरन बाद हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। ज़रा एग्जाम्पल को ज़रा देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने लिखा स्वालोज माइग्रेट साउथ इन विंटर। तो माइग्रेट क्या है, मेन वर्ब है, मैंने मेंशन किया है मेन वर्ब है, वी मीन मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद जो है फ़ौरन बाद जो है वो एक डायरेक्शन नेम आ रहा है साउथ, लेकिन फ़ौरन बाद वर्ब के फ़ौरन बाद आने वाला वर्ड साउथ या ईस्ट, इससे मुराद वो डायरेक्शन नहीं है बल्कि उनकी डायरेक्शन है, उन परिंदों की जहाँ पर वो मौजूद हैं वहाँ से वो जो है वो अगर अपने साउथ की तरफ मूव करते हैं। मुराद ये कि हम फ़ौरन बाद वर्ब के जो है डेफिनेट आर्टिकल प्लेस नहीं करते इन वर्ड्स के साथ, साउथ या ईस्ट या नॉर्थ या वेस्ट के साथ, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, द उमेद डेनेसिटी। आपको मालूम है उमेद चैप्टर नंबर जो है ये 10 था, ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड सेकेंड ईयर में, तो उसमें से ये स्टेटमेंट है, द उमेद डेनेसिटी वॉज वाइप्ड आउट इन द ईस्ट। अब इन द ईस्ट में आप गौर कीजिएगा कि दा मैंने आर्टिकल जो है वो प्लेस किया है ईस्ट के साथ। ईस्ट जो है वो आपको मालूम है डायरेक्शन है, और दा डेफिनेट आर्टिकल है, और इन जो है वो प्रेपोजिशन है। तो हमने जब आर्टिकल से पहले देखें, अगर प्रेपोजिशन है ये इस वर्ड से डायरेक्शन से पहले अगर प्रेपोजिशन है तो फिर हम आर्टिकल लेंगे इन द ईस्ट होगा। अगर इस वर्ड ईस्ट से पहले या साउथ से पहले मेन वर्ब है तो फिर हम आर्टिकल नहीं लेंगे। तो दोनों सेंटेंस परफेक्टली ओके हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा किस सूरत में हमने आर्टिकल डेफिनेट प्लेस करना है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के साथ और किस सूरत में नहीं करना। गुड। रेफरेंस रूल नंबर 7 में चलते हैं। रूल नंबर 7 में डियर स्टूडेंट्स मैंने लिखा है इनडेफिनेट आर्टिकल ए, जो कि साथ में 3 वर्ड्स लिखे हैं, टाइप है, सॉर्ट है और काइंड। इन
वर्ड्स के साथ हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए प्लेस नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। आप समझ लें कि मैं यहाँ पर क्रॉस लगा रहा हूँ, हम नहीं करेंगे। इससे मुराद है कि इंडेफिनेट आर्टिकल इज नो मोर इन यूज विद द वर्ड्स, विद द फॉलोइंग वर्ड्स, नेमली काइंड, टाइप एंड सॉर्ट। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा, व्हाट काइंड ऑफ अ जॉब इज शी डूइंग इन अमेरिका। इस सेंटेंस में मैंने ए को जो है वो इंसर्कल किया है और साथ में उसके ऊपर क्रॉस भी लगा दिया है। इसका मतलब यही है कि जिसमें ये वर्ड यूज़ हुआ काइंड, उसके साथ हम ए से अवॉइड करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ अ जॉब इज शी डूइंग इन अमेरिका। और जो है इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में, व्हाट सॉर्ट ऑफ बर्ड इज डैट। व्हाट सॉर्ट ऑफ बर्ड इज डैट। अब सॉर्ट यूज़ हुआ और इस सेंटेंस में मैंने ए यूज़ करने से अवॉइड किया, इसलिए मैंने लास्ट में इसके परफेक्ट का और ओके का सिंबल भी प्लेस कर दिया, यानी गुड लगा दिया है, टिक लगा दिया है कि ये पहले ही ठीक मैंने लिख दिया। और ऊपर वाले में ए को मैंने डेलिबरेटली लिखा था और उसको इंसर्कल करके क्रॉस भी कर दिया था, यानी हमने टाइप काइंड सॉर्ट के साथ ए नहीं यूज़ करना। रूल नंबर 8 में बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे जो है ना पॉइंट्स हैं, लेकिन जब कंटिन्यूसली हम बहुत से MCQs देखते हैं उनके अंदर ये अकोमोडेट किए गए होते हैं, डेलिबरेटली उनका इस्तेमाल किया जाता है। मकसद उसका यही होता है कि कैंडिडेट को, स्टूडेंट को जो है वो अपसेट किया जाए। लेकिन अगर हम इन रूल्स को, ये मैंने जो कि बहुत छोटे छोटे करके, बहुत स्मॉल साइज़ में, बहुत पिथी और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में पॉइंट बनाकर रूल्स आपके साथ मेंशन किए, आप इनको याद करें। बजाय मैं इतनी लंबी स्टेटमेंट लिखूं, उसकी बजाय मैंने सिर्फ लिखा है अ टाइप, सॉर्ट, काइंड, क्रॉस। इसका मतलब है नो नीड टू यूज़ इंडेफिनेट आर्टिकल ए विद एनी ऑफ द 3 वर्ड्स टाइप, काइंड एंड सॉर्ट। ओके, रूल नंबर 8 में हम बढ़ते हैं। यहाँ मैंने लिखा ए विद मोर। ए देखें, आपने जो मैं वर्ड आप लोगों की तरफ तवज्जो उस तरफ दिलाना चाहता हूँ, उसको मैंने किसी न किसी हवाले से हाईलाइट ज़रूर किया है, या उसके गिर्द कॉमास या इन्वर्टेड कॉमास डाले हैं, या उसको अंडरलाइन किया है, या उसको किसी और तरीके से इंसर्कल करके एटसेट्रा। आपकी तवज्जो उस तरफ दिलाना चाहिए। रूल नंबर 8 में ए विद मोर और मोस्ट इन सेंस ऑफ वेरी, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि इंडेफिनेट आर्टिकल ए यूज़ किया जाता है इन सेंस ऑफ वेरी। और कब, किस वक्त, किसके साथ किया जाता है? मोर और मोस्ट के साथ। दोनों आपको पता कंपैरेटिव डिग्रीज हैं। एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री मोर है और जो सुपरलेटिव डिग्री है वो मोस्ट है। दोनों के साथ हम उस वक्त जो है वो ए यूज़ करते हैं जब हमने मोस्ट या मोर का सेंस वेरी की सूरत में देना हो। आमतौर पर यही ख्याल किया जाता है कि जो ही मोर आएगा तो कंपैरिजन किया गया होगा, या मोस्ट आएगा, क्योंकि आपको पता है कि एडजेक्टिव का जो है फंक्शन ही ये है कि व्हेन एवर यू यूज़ द सेकेंड डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इट मीन्स वी वांट टू मेक कंपैरिजन देयर। और इफ़ इन अदर केस व्हेन एवर वी पुट most or superlative degree in any of the expression relating to the adjective portion, definitely we would like to make one thing mostly distinguished to all other things. It means we want to make one thing very much distinguished to all other objects relating to that type of thing. तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, उससे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी हम जो है क्या कहते हैं उस वक्त कंपैरिजन करते हैं जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं और एक को ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और जब ज़्यादा बेहतर करना हो तो फिर हम डेफिनेट आर्टिकल भी उसके साथ लगा देते हैं। यूजुअली हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते। ओके, और जब हमने एक को प्रोमिनेंट करना हो तो फिर लगाते हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पर ए को मोर और मोस्ट के साथ यूज़ किया जा सकता है जब आप वेरी का सेंस प्रोजेक्ट करना चाहते हो। तो टेक्सचुअल रेफरेंस से एक एग्जांपल लेते हैं, गॉर्जियस। आपको मालूम है चैप्टर नंबर ये 6 था, द रिवॉर्ड, फर्स्ट ईयर में, और उसी में से जो है गॉर्जियस एक करेक्टर है। गॉर्जियस हिट ऑन आ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशन। मैंने यहाँ पर मोस्ट यूज़ किया, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, और मोस्ट के साथ ए यूज़ किया, और ए को मैंने टिक भी कर दिया है कि ये ओके है, और ए का मतलब यहाँ पर वेरी है, सॉरी मोस्ट का मतलब यहाँ पर वेरी है, सेंस वेरी की है, मोस्ट मीन वेरी।
गॉर्जियस हिट ऑन अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशन, इसको इस एंगल से भी आप पढ़ें, गॉर्जियस हिट ऑन अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशन। तो पॉइंट ये है कि मोस्ट के साथ ए आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा मोस्ट के साथ दी ही आएगा। दी तो तब आएगा ना, आर्टिकल डेफिनेट दी तब आएगा जब हम एक चीज़ को दूसरे सारी चीज़ों से सुपर बनाना चाहेंगे, और यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। ठीक है, गॉर्जियस का किसी और शख्स के साथ या बहुत से लोगों के साथ जो है यहाँ पे मुकाबला नहीं किया जा रहा, और इसलिए ना कंपैरिजन किया जा रहा है, इसलिए मोस्ट और मोर जो है ना कंपैरिजन के लिए यहाँ पर आएंगे ना मोस्ट सुपरलेटिवली आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, टेक्सचुअल रेफरेंस ये है नॉवल से, और सॉरी ये है चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर एट हैरो से। सर विंस्टन स्पेंसर चर्चिल जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं और पीस लवर भी हैं, तो उनकी एक स्टेटमेंट थी, उन्होंने अपने बचपन के वाक़यात अपने स्कूल के बताए और अपने एक टीचर को ट्रिब्यूट पेश किया जिनका नाम मिस्टर सॉमरवेल था, इंग्लिश टीचर थे। ठीक है, मिस्टर सॉमरवेल अ मोस्ट डिलाइटफुल मैन, अ मोस्ट डिलाइटफुल मैन। अगेन मोस्ट को मैं यहाँ पर कर रहा हूँ अंडरलाइन, और ए को मैंने जो है इनसर्कल किया है कि ए बिल्कुल ठीक है यहाँ यूज़ हुआ, और मोस्ट का मतलब अगेन वेरी ही है। अ वेरी डिलाइटफुल मैन, बहुत ही खुशबाश शख्स जो है वो थे मिस्टर विंस्टन स्पेंसर चर्चिल, अपने टीचर को ट्रिब्यूट पेश करें। मिस्टर सॉमरवेल अ मोस्ट डिलाइटफुल मैन मीन अ वेरी डिलाइटफुल मैन taught us English. So in this way we can use these indefinite and definite articles keeping in view the basic and true rule to avoid of the mistakes. हम मिस्टेक को कमिट नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। जहाँ पर एरर फील होगा कि ये है, तो हम अपने जो है वो रूल्स को रिकॉल करेंगे कि जो टीचर ने, या बुक्स में आप डिफरेंट बुक्स से स्टडी करते हैं, और कोशिश करें कि इस हवाले से आप मैक्सिमम जो है ना फोकस अपने लेक्चर्स पर करें, क्योंकि बहुत सी जो है वो इंफॉर्मेशन और बहुत सी राइट इन्फॉर्मेशन आपको आपके लेक्चर के थ्रू ही प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।